नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों में अनेक महत्वपूर्ण विधियों के साथ और कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण और व्याकरण शिक्षण में भी अपन व्याकरण शिक्षण की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। तो विधियों में आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संश्लेषण विधि। देखिए, दो विधियां मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की, दोनों ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो संश्लेषण विधि होती है और एक विश्लेषण विधि भी मानी जाती है। तो संश्लेषण और विश्लेषण, इन विधियों के बारे में देखेंगे, परंतु पहले अपन अकेली विधि संश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है संश्लेषण? देखिए, यदि अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में यदि देखें तो संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना या समेकित करना। समेकित करने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं इकट्ठा करना भी इसका अर्थ हो सकता है। तो इकट्ठा करना, तो इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, समेकित करना या इकट्ठा करना। तो इस विधि में क्या किया जाता है, किसको इकट्ठा किया जाता है? देखिए, चूंकि व्याकरण शिक्षण की विधि है तो जाहिर सी बात है कि अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक पॉइंट, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने संधि है या समास है, वर्ण विचार ही ले लेते हैं ना, वर्ण विचार टॉपिक है, ठीक है। तो उसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो विश्लेषण करेंगे कि भी वर्ण होता क्या है और कौन कौन सी चीजों को जो वर्ण माना जाता है वो वर्ण नहीं होते, कौन कौन से तथ्य हमारे सही होते हैं, कौन कौन से गलत होते हैं। और ये जो विधि है, ये जो टॉपिक है वर्ण, इसके भेद कौन कौन से होते हैं, कितने भागों में बांटकर अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होते हैं, तो उनका अपन क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो फिर हमारे सामने इस टॉपिक से संबंधित अनेक उत्तर आ जाते हैं। तो उन सभी उत्तरों को या उन सभी जानकारियों को अपन इकट्ठा करते जाते हैं और उनको जब अपन इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके उनका समेकित करके किसी न किसी पर या किसी न किसी आधार पर यदि अपन पहुंचते हैं तो वहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी, संश्लेषण। या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये विश्लेषण के बाद की विधि है। पहले विश्लेषण होगा, उसके बाद संश्लेषण होगा। किसी भी चीज के बारे में संश्लेषण निष्कर्ष को कह सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि ये तो एक टाइप का हो गया निष्कर्ष, और ये एक टाइप की हो गई जांच पड़ताल, ठीक है। तो ये जांच पड़ताल यानी इसके दौरान अपन क्या करते हैं, इससे संबंधित सभी तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं, सभी तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, सभी तथ्यों का खोल कर चित्रण करते हैं और बाद में उनको सभी को इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये विधि है और इसको अपन किस रूप में या किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अपन सभी विधियों को पीछे की क्लासेस में अच्छे से, आपने एक बार कमेंट किया था कि भाई परिभाषा भी लिखवाइए, तो साथ साथ अपन हर एक चीज इनके बारे में लिख कर साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि भाई संश्लेषण का अर्थ क्या हो सकता है। तो संश्लेषण का अर्थ क्या हो सकता है, जोड़ना हो सकता है, समेकित करना हो सकता है, इसके साथ साथ इकट्ठा करना हो सकता है, इसके साथ साथ इसको समेटना भी यहाँ पर हो सकता है। तो समेटना भी अपन कह सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यह विधि होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि भाई इस विधि में विश्लेषण प्रक्रिया के पश्चात अपन है
वो तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जो समेकित करते हैं, उसके आधार पर अपन किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस विधि में या इस विधि द्वारा, इस विधि के दौरान अपन ये कह सकते हैं, इस विधि के दौरान का क्या मतलब हुआ कि भाई यदि आप इस विधि द्वारा जो शिक्षण करवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस विधि के दौरान विश्लेषण प्रक्रिया के पश्चात, विश्लेषण प्रक्रिया के पश्चात संपूर्ण खंडों, तो विश्लेषण क्रिया के पश्चात संपूर्ण खंडों से प्राप्त नवीन तथ्यों अथवा आंकड़ों, नवीन तथ्य होंगे या आंकड़े होंगे, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ये हो गई भाई मोटे तौर पर प्रक्रिया इसकी। सबसे पहले कोई टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का पूर्ण विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपन उसका निष्कर्ष निकालेंगे, यानी उसका सार या संक्षेप ले लेंगे। तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, संश्लेषण विधि कहेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। तो देखिए यहां पर अपनों ने एक चीज देख ली कि भाई विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये विश्लेषण और संश्लेषण विधि है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। आप विश्लेषण और संश्लेषण को पूर्णतः अलग नहीं कर सकते। विश्लेषण के साथ संश्लेषण आएगा, संश्लेषण के साथ विश्लेषण आएगा, तभी जाकर विद्यार्थी को पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। तो अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक विधि कही जा सकती है। तो ये, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं या ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक कही जा सकती है। तो ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक कही जा सकती है। इस प्रकार से भी मैं इसमें कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है। तो अपन यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं कि विश्लेषण के पश्चात ही संश्लेषण कार्य किया जा सकता है। ये लीजिए, अब चीज क्लियर होगी। पहले संश्लेषण नहीं आएगी, याद रखना, पहले विश्लेषण करेंगे, उसके बाद संश्लेषण आएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन बात करेंगे, देखते हैं। देखिए प्रोफेसर यंग है एक,
जिन्होंने इन विधियों को, हालांकि इन्होंने जो विश्लेषण किया है या फिर जो परिभाषा दी है, परिभाषित किया है, उसमें हालांकि संश्लेषण व विश्लेषण दोनों ही विधियों को शामिल किया है। तो इन्होंने यूं कहा है कि अपन यूं कह सकते हैं कि भाई प्रोफेसर यंग के अनुसार, प्रोफेसर यंग ने इस संबंध में, इस परिभाषा संबंध में या इस विधि से संबंध में ये कहा है कि भाई संश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास से तिनका बाहर, ध्यान से समझना इसको, संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास से तिनका बाहर निकाला जाता है, संश्लेषण की बात कर रहे हैं यहां पर, तिनका बाहर निकाला जाता है। वहीं विश्लेषण विधि में तो जिस प्रकार से तिनका बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार से विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से, विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है, ये चीज होगी। तो दो बातें हैं, दोनों रूपों में, एक ही परिभाषा में बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ इन्होंने दोनों चीजें समझाई है। देखिए ये सूखी घास है, ठीक है। अब सूखी घास है तो सूखी घास से तिनका क्या करेंगे, अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है। सूखी घास है तो सूखी घास में से अपन तिनका बाहर निकाल लेंगे। तिनका यहां पर किसका प्रतीक है, निष्कर्ष या सार का, निष्कर्ष या सार का। तो ये बहुत सी घास है, उसमें से अपन क्या करेंगे कि एक तिनका बाहर निकाल लेंगे, अर्थात अपन बहुत सारे विश्लेषण में से एक संश्लेषण या फिर एक निष्कर्ष संश्लेषण विधि द्वारा बाहर निकालेंगे। और यहां पर क्या कहा गया है कि भाई संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास से तिनका बाहर निकाला जाता है, वहीं विश्लेषण विधि में विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। विश्लेषण विधि में अपन जब विश्लेषण करते हैं ना विभिन्न चीजों का, तो अपने धीरे धीरे निष्कर्ष सामने आने लगता है, अर्थात निष्कर्ष वहां से बाहर निकलने का स्वयं प्रयास करने लग जाता है। तो यही विधि है दोनों, संश्लेषण और विश्लेषण। तो यहाँ पर प्रोफेसर यंग ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन दोनों विधियों को समझाया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। हाँ, तिनका दोनों जगह ही किस का जो प्रतीक माना जाएगा, सार या निष्कर्ष का प्रतीक माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस विधि के शिक्षण सूत्रों की। इस विधि के शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो शिक्षण सूत्र भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अक्सर विधियों में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि के सूत्र तो कौन कौन से होते हैं इस विधि के सूत्र? यदि सूत्रों की बात करें तो पहला तो हो सकता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ये क्या चीज है?
स्वयं समझिए थोड़ा सा। ज्ञात यानी हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, हमने जो विश्लेषण करके और हमने तथ्य प्राप्त किए हैं, तो उन तथ्यों के आधार पर हम एक अपरिचित व अज्ञात निष्कर्ष की ओर पहुंच सकते हैं। तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इसी को यूं कह सकते हैं कि ज्ञात तथ्यों से अज्ञात निष्कर्ष की ओर यह विधि चलेगी। ठीक है, संधि टॉपिक है और संधि टॉपिक में अपनों ने पहले परिभाषा देखी, फिर अपनों ने मान लीजिए भेद देखा और फिर भेदों में भी उपभेद देखे। अब उपभेद और भेद और परिभाषा के माध्यम से अपन क्या समझेंगे कि संधि क्या है, वो निष्कर्ष ही, संधि क्या है वो निष्कर्ष ही क्या कहलाएगा, निष्कर्ष ही संश्लेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि वे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात तथ्यों, अब इनके बारे में जिनके बारे में अपनों ने जानकारी ली है, उन ज्ञात तथ्यों के माध्यम से अपन एक अज्ञात या अपरिचित निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपन यहाँ पर प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, शिक्षण सूत्र की ओर गति करते हैं। अब ये क्या चीज हुई, देखिए प्रत्यक्ष, हमने इन चीजों को देख लिया, ठीक है। अब फिर अपन संश्लेषण विधि द्वारा जब निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो अपन एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वह एक प्रमाणित कर दिया जाता है। किसी भी विधि से संबंधित अपनों ने कुछ भी पढ़ा तो उसके बाद उसका वो प्रमाण हो जाता है, क्या, उस संबंध में उसका निष्कर्ष। जैसे मान लीजिए कि अपनों ने पढ़ी है संश्लेषण विधि, ठीक है। अब संश्लेषण विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वे कोई भी टॉपिक लेंगे, उसका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। पूर्ण विश्लेषण का मतलब हुआ कि उसके बारे में सभी तथ्य, सभी जानकारियां, सभी आंकड़े उपलब्ध करेंगे। और जैसे ही अपने पास वो सब पहुंच गए तो फिर अपन क्या करेंगे, उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तब अपन क्या करते हैं कि इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि संधि ये होती है, यानी फिर वहां अपनों ने वहां पे स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी, यानी उसको प्रमाणित कर दिया। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि भी यह विधि है वो प्रत्यक्ष से, यानी प्रत्यक्ष से और प्रमाण की ओर गति करेगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हुए इसके शिक्षण सूत्र। और उसके बाद अपन बात करते हैं इस विधि के गुणों की। तो इस विधि के कौन कौन से गुण कहे जा सकते हैं वो चीज भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनों ने ये देखा है, शुरू से अपन देखते आ रहे हैं कि जैसा कि नाम है संश्लेषण, यानी संश्लिष्ट कर देना, जोड़ देना, मिला देना, इकट्ठा कर देना। उसी प्रकार से जो विभिन्न जानकारी है उनको इकट्ठा करके एक निष्कर्ष निकाल दिया। तो ये बड़ी ही सरल विधि मानी जा सकती है, संक्षिप्त विधि मानी जा सकती है। तो अपन ने इस विधि के जो गुण देखेंगे, उन गुणों में अपन यही चीज देखेंगे कि भाई यह सरल व संक्षिप्त विधि है। यह क्या है, सरल भी है, संक्षिप्त भी है। तो सरल तो कैसे है, मैंने आपको बताया कि भाई पूरा विश्लेषण कर दिया। विश्लेषण विधि ने जब पूरे तथ्य उपलब्ध करवा दिए तो अपन निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि किसी एक बालक को पूरी कहानी बता दी जाए, कहानी के सभी पार्ट्स बता दिए जाए, तो वो आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, वो आसानी से निष्कर्ष को ढूंढ लेगा। संक्षिप्त यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम जैसा है
उतना उसके अर्थ में ही यह पूरी की पूरी विधि समाहित हो जाती है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई यह विधि है वो पुस्तक आधारित विधि है, पुस्तक आधारित विधि है। यह विधि पुस्तक आधारित है। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा जो पाठ्यक्रम का विकास होता है वह तेज गति से होता है। तो इस विधि से शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम का विकास तेज गति से होता है, तेज गति से होता है। सरल देख लिया, बिल्कुल आसान सी विधि है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि भी जब पूरी कहानी बता दी तो निष्कर्ष पर बच्चा स्वयं भी पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ संक्षिप्त विधि यानी बहुत ही छोटी सी विधि है। सीधा का सीधा जब पूरा का पूरा विधि ने विश्लेषण कर दिया तो उसके बाद सीधा निष्कर्ष निकालेंगे और अपन विधि को समाप्त कर देंगे। पुस्तक आधारित विधि इसे क्यों कहा गया? पुस्तक आधारित इसलिए कहा गया कि भाई अपने को विश्लेषण विधि के आधार पर चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें सारे के सारे तथ्य वहां पर मिलेंगे और वहां से इकट्ठे करने होंगे जो कि कहाँ होंगे? पुस्तक में होंगे। तो इसलिए इस विधि को पुस्तक आधारित विधि कहा जा सकता है। इस विधि से शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम तेज गति से, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी अपन निष्कर्ष पर पहुंचते जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। हाँ, कुछ लेखक ऐसे होते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती है कि लेखक या कवि अंत तक सामने आने नहीं देता अपने उद्देश्य को, अपने निष्कर्ष को, तो वो लंबी चली जाती है। परंतु सामान्य तौर पर जल्दी से निष्कर्ष सामने आ जाते हैं तो अपना पाठ्यक्रम तेज गति से विकसित होता है। तो यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रमुख दोषों की। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रमुख दोष कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो इस विधि का दोष ये है, सबसे पहला और सबसे मुख्य, तो यह स्वतंत्र विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आधारित होना पड़ेगा, इसको निर्भर होना पड़ेगा किस पर? विश्लेषण विधि पर। क्योंकि विश्लेषण विधि के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र विधि नहीं है। क्योंकि यह एक स्वतंत्र विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विधि या इस विधि को विश्लेषण के बाद ही पढ़ा जा सकता है। तो ये एक स्वतंत्र विधि नहीं है। पहली बात तो ये हुई। क्यों? क्योंकि विश्लेषण के बाद ही इसको पढ़ा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई विश्लेषण करना इसमें आवश्यक माना जाता है। मान लीजिए कि आप सीधे के सीधे संश्लेषण पढ़ रहे हैं, पहली बात तो पढ़ ही नहीं सकते। और यदि अपनों ने बालकों को सीधे के सीधे संश्लेषण बता दिया, यानी सीधा का सीधा निष्कर्ष बता दिया, सीधी की सीधी बातें बता दी, तो जाहिर सी बात है कि बालक को वो चीज रट्टा लगानी पड़ेगी। तो इस विधि में क्या होगा कि बालक रट्टा लगाएगा
तो जाहिर सी बात है कि यह विधि रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। तो ये रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है, और इसके साथ साथ जब इसमें रट्टा लगाया जाता है कि भाई बालक को सीधा निष्कर्ष बता दिया, तो बालक को यूं कह दिया जाता है कि बस आप इतना समझ लो, इसको याद कर लो। तो अपन रट्टा लगवाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे न तो क्या का उत्तर जान पाएंगे न क्यों का उत्तर जान पाएंगे। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान, अपन यूं कहेंगे, इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान क्या होगा? विद्यार्थी क्या तथा क्यों का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ये लीजिए, ये हो गई हमारी संश्लेषण विधि। दोष क्या है? एक तो ये स्वतंत्र विधि नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि ये विश्लेषण पर आधारित विधि है। दूसरी बात, अगर विश्लेषण अच्छे से नहीं हुआ तो ये इसके द्वारा इसके निष्कर्षों का रट्टा लगाना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। और उसके बाद यदि अपन देखें तो बालक क्या और कैसे का या क्या और क्यों का अध्ययन इसके द्वारा नहीं कर सकता। तो क्या तथा क्यों का बालक इसमें अध्ययन नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि भाई क्या व क्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो बालक रट्टा लगा रहा है। रट्टा लगाने में तो फिर अमनोवैज्ञानिकता आ जाती है, अरुचिकर बन जाती है। तो ये रही संश्लेषण विधि। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन आगे की विधि को पढ़ें। उससे पहले अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन क्या चीज देखी अपनों ने यहाँ पर इस विधि के संबंध में? तो देखिए, सबसे पहले तो अपनों ने देखा भी संश्लेषण विधि होती क्या है। तो संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ ही होता है, क्या होता है? समेकित करना, समेटना, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो ये इसका अर्थ होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम विश्लेषित आंकड़ों को, अपन विस्तार से वर्णित किए गए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके इस विधि के दौरान निष्कर्ष निकाल देते हैं। ठीक है। और जैसे ही अपन इस विधि के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं तो वहां पर प्रोफेसर यंग का जो कथन आज की क्लास में अपनों ने देखा वो भी सही होता हुआ प्रतीत होता है। तो उसके बाद अपनों ने कौन सी चीज देखी? अपनों ने उसके बाद देखी इस विधि के शिक्षण सूत्र, जिसमें महत्वपूर्ण इतनी सी बात है कि भाई यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर गति करती है। फिर गुण देखे और गुणों में अपनों ने देखा कि भाई यह विधि है वो एक सरल व संक्षिप्त विधि है। मुख्य गुण तो इसका यही कहा जा सकता है, परंतु मुख्य एक दोष भी है, कौन सा? रटना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।